जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीकांत सर की केमिस्ट्री की क्लास में। तो बच्चों, अभी तक हम लोग विलयन चैप्टर पढ़ रहे थे। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि विलयन चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ पढ़ी, उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लगाए, पिछले वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने हेनरी का नियम पढ़ा, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़े। उसके बाद हमने वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वाष्पशील द्रवों के विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या था। किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी एक घटक का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। जैसे कि ये विलयन है जिसमें दो घटक हैं ए और बी, तो उसका ए का आंशिक वाष्प दाब जो है वो ए के मूल अंश के समानुपाती होता है और बी का आंशिक दाब बी के मूल अंश के समानुपाती होता है। ये है राउल्ट का नियम, जिसको कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन और वाष्पशील द्रवों के अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? सबसे पहले आदर्श विलयन के बारे में जानते हैं। जो राउल्ट के नियम का हर सांद्रता पर पूरी तरीके से पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आदर्श विलयनों में PA = PA0 × XA, यानी कि उनका आंशिक दाब XA के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, B का आंशिक दाब B के मूल अंश के समानुपाती होता है और उनके आंशिक दाबों का योग उनके कुल दाब के बराबर होता है। ये वो विलयन है जो आदर्श विलयन होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पूरी तरीके से पालन करते हैं। जो अनादर्श विलयन होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं, वो कौन से विलयन होते हैं? अर्थात उनमें PA ≠ PA0 × XA, PB ≠ PB0 XB, सॉरी यहाँ पे B आएगा, और P ≠ PA + PB होता है। जो राउल्ट के नियम का पूरी तरीके से पालन करते हैं वह आदर्श विलयन होते हैं और जो राउल्ट के नियम का पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन होते हैं। दूसरी बात क्या होती है? जो आदर्श विलयन होते हैं, मान लीजिए A और B दो वाष्पशील द्रव हैं जिनका आपस में मिश्रण बनाया गया है। इनके बीच A का जो इंटरेक्शन होगा, B और B का जो इंटरेक्शन होगा, वह इंटरेक्शन उनके विलयन में A और B के इंटरेक्शन के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, A और A के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही होंगी, B और B के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही होंगी, जो बल A और B के बीच लग रहे होंगे, वही बल A और B के बीच लग रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? वाष्पशील द्रवों के अनादर्श विलयनों की अगर बात करी जाए तो AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन AB इंटरेक्शन के बराबर नहीं होता है। देखिए, जब किसी भी द्रव के वाष्प दाब की बात करी जाए तो वो वाष्प दाब उसमें उपस्थित उसके घटक कणों के इंटरेक्शन के विलोमानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल उनके बीच में कार्य कर रहे होंगे, वाष्प दाब उतना ही कम होगा, और जितने कम स्ट्रॉन्ग बल उनके बीच में कार्य कर रहे होंगे, वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन AB इंटरेक्शन के बराबर होता है, और जो अनादर्श विलयन होते हैं उनमें AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन AB इंटरेक्शन के बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये जो इंटरेक्शन है इनके बीच में, ये जो A शुद्ध अवस्था का द्रव है, इसका जो इंटरेक्शन है, इसका जो इंटरेक्शन है, इनमें जो A और B के बीच में जो इंटरेक्शन बन रहा है उस इंटरेक्शन के बराबर है। आदर्श विलयनों के लिए, अनादर्श विलयनों के लिए ये बराबर नहीं होता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो आदर्श विलयन होते हैं, आदर्श विलयनों के लिए आयतन परिवर्तन 0 होता है, मतलब आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि A और B ये दो सॉल्यूशन जब आपस में मिलाए गए तो इनका जो टोटल वॉल्यूम है और जो विलयन बना उसका टोटल वॉल्यूम बिल्कुल इक्वल होता है। अनादर्श विलयनों में ΔV ≠ 0, यानी कि यह बराबर नहीं होता है। इसी प्रकार से जो एंथैल्पी चेंज होती है,
ऊर्जा में परिवर्तन। आदर्श विलयनों के लिए एंथैल्पी चेंज शून्य होता है, अनादर्श विलयनों के लिए एंथैल्पी पे चेंज शून्य नहीं होता है। अगर इनको आपस में मिलाते हैं तो इनके बीच ना तो किसी प्रकार की ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है और ना ही किसी प्रकार की ऊष्मा निकलती है, जबकि अनादर्श विलयनों में ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जाके कि आदर्श विलयन जो होते हैं वो पूरे तरीके से राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और जो आदर्श विलयन नहीं होते हैं वो राउल्ट के नियम का पूरे तरीके से पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर आदर्श विलयन के दो उदाहरण दिए गए हैं, बेंजीन और टालवीन। वैसे तो इस जीवन में कुछ आदर्श होता नहीं है, कोई आइडियल नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पर तो बेंजीन और टालवीन आपस में लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, ये भी कुछ हद तक आपस में आदर्श विलयन बनाते हैं, यानी राउल्ट के नियम का पूरी तरीके से पालन करते हैं। यहाँ पर उदाहरण है एथिल एल्कोहल और एसीटोन के, जो अनादर्श विलयन बनाते हैं, और इसी प्रकार से फिनॉल व एनिलीन के, जो अनादर्श विलयन का उदाहरण है। आदर्श विलयनों में Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA, Pb इज इक्वल टू Pb नॉट XB, यानी P इज इक्वल टू Pa प्लस Pb, ये होता है आदर्श विलयनों में। लेकिन अनादर्श विलयनों में क्या होता है, ये चीज़ बराबर नहीं होती है। अगर बराबर नहीं होती है तो दो कंडीशंस बनती हैं जाके, या तो ये अधिक होगा या कम होगा। अगर अधिक होगा तो क्या स्थिति बनेगी और कम होगा तो क्या स्थिति बनेगी, आइए देखते हैं। देखिए अनादर्श विलयनों में क्या होता है, Pa इज नॉट इक्वल टू Pa0 एंड XA, इसी प्रकार Pb इज नॉट इक्वल टू Pb0 एंड XB, और P इज नॉट इक्वल टू Pa प्लस Pb। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो दो कंडीशंस होंगी जाके, या तो ये कम होगा यानी कि P इज ग्रेटर देन Pa प्लस Pb होगा, या फिर P इज लेस देन Pa प्लस Pb होगा। तो पहली जो कंडीशन बन रही है Pa इज ग्रेटर देन Pa प्लस Pb, इस प्रकार के विचलन को राउल्ट के नियम से जो विचलन होता है, इस प्रकार के विचलन को राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन हम कहते हैं, जिसमें कि कुल वाष्प दाब उनके आंशिक दाबों के योग से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें A के अणुओं के बीच जो इंटरेक्शन होता है और B के अणुओं के बीच जो इंटरेक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार का इंटरेक्शन A और B के अणुओं के बीच में होता है। लेकिन अनादर्श विलयनों में इस वाली कंडीशन में धनात्मक विचलन में क्या होता है कि A और B के बीच जो इंटरेक्शन है उससे कम इंटरेक्शन A और B के अणुओं के बीच में होता है। जब A और B के अणुओं के बीच में कम इंटरेक्शन होता है तो क्या होगा कि उनका वाष्पन बढ़ जाएगा। वाष्पन बढ़ जाएगा जब उनके बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा, प्यार मोहब्बत उनके बीच कम हो जाएगी, तो वाष्पन बढ़ जाएगा। जब वाष्पन बढ़ जाएगा तो वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अनादर्श विलयन का एक उदाहरण है एथिल एल्कोहल और एसीटोन। देखिए एथिल एल्कोहल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। एथिल एल्कोहल के अणु आपस में, ये देखिए एथिल एल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध आपस में बनाते हैं, और यहाँ पर इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जब इसमें एसीटोन मिलाया जाता है तो एथिल एल्कोहल के दोनों अणुओं के बीच में, एथिल एल्कोहल के अणुओं के बीच में एसीटोन आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और बॉन्डिंग डिस्टर्ब होने की वजह से उनका वेपोराइजेशन बढ़ जाता है। मींस उनके अणुओं के बीच इंटरेक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वाष्पन अधिक होने लगता है, और जिसकी वजह से उनका वाष्प दाब बढ़ जाता है। यानी कि एथिल एल्कोहल का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम के फॉलो नहीं करेगा, उससे अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, P इज ग्रेटर देन Pa प्लस Pb। इस प्रकार के विचलन को क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन कहते हैं। जब वाष्पन बढ़ जाएगा तो इस प्रकार के विचलन में एक चीज़ और होती है, डेल्टा V की वैल्यू भी घट जाएगी। क्यों, जब वाष्पन अधिक होने लगेगा तो यहाँ पर वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के योग से कम हो जाएगा। जब बंध टूटेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू भी बढ़ जाएगी,
बंध टूटेंगे तो एनर्जी निकलेगी, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दूसरी कंडीशन बनती है जाके कि P इज़ लेस देन Pa प्लस Pb। इसको हम समझते हैं फिनॉल व एनिलीन के उदाहरण से। फिनॉल और एनिलीन शुरुआत में जो इंडिविजुअल स्टेट में होते हैं, फिनॉल और एनिलीन आपस में जो इंट्रैक्शन होता है वो इंट्रैक्शन कम होता है। जब फिनॉल में एनिलीन मिला दी जाती है तो फिनॉल और एनिलीन के अणु आपस में ज़्यादा तेज़ी से इंटरेक्ट होने लगते हैं, यानी कि उनके बीच अन्योन्य क्रियाएँ बढ़ जाती हैं। कह सकते हैं कि उनके बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है कि उनमें से अणु बाहर ज़्यादा उतने नहीं निकल पाएंगे, यानी कि उनका वाष्पन कम हो जाएगा। और जब वाष्पन कम हो जाएगा तो वाष्प दाब घट जाएगा। तो इस प्रकार के विचलन को हम कहते हैं अनादर्श विलयन में राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो जब वाष्प दाब घट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक विचलन। इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो राउल्ट का नियम है आदर्श विलयन के अकॉर्डिंग, इधर पे आपको मूल फ्रैक्शन दिया जा रहा है, यानी कि मूल प्रभार दिया, इधर पे उसका वाष्प दाब है। तो जैसे जैसे ए की मात्रा बढ़ती है, राउल्ट के नियम के अनुसार ग्राफ स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है? उस ग्राफ से प्रत्येक सांद्रण पर वो समान प्रदर्शित नहीं कर रहा है, वो बढ़ जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बढ़ा हुआ, और P, ये P की वैल्यू भी ग्रेटर देन Pa प्लस Pb हो गई है, ठीक। इसी प्रकार से जब राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है तो ये वैल्यूज़ हमारी घट जाती है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको राउल्ट का नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब देखिए स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजोट्रोपिक मिश्रण। जैसा कि नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, स्थिर क्वाथी यानी कि जिनके क्वथनांक स्थिर हैं वो एजोट्रोपिक हैं। जो विलयन राउल्ट के नियम से अत्यधिक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो एजोट्रोपिक मिश्रण कहलाते हैं। देखिए एजोट्रोपिक मिश्रण का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए ए और बी दो द्रवों को हमने आपस में मिलाया, एक का क्वथनांक 100 डिग्री, एक का है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों आपस में मिश्रित हो गए और उन्होंने विलयन बना लिया है, राइट। उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन बना है, अब हमें ए और बी को अगर अलग करना है, दोनों को हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबालेंगे और उनका प्रभाजी आसवन कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी वाष्पें पहले वाष्पित हो जाएंगी और 200 वाली हमारी यहीं रह जाएंगी। तो 100 वाले का वाष्पन हो जाएगा, 200 वाले का वाष्पन नहीं होगा। इस तरीके से ए और बी को हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन समस्या कब आती है? जो एजोट्रोपिक मिश्रण होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक का 100 है, एक का 200 है, जब हमने दोनों को मिला दिया तो दोनों का ही क्वथनांक 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इनको हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं करते हैं। तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं? जो एक ही क्वथनांक पर दोनों द्रव जब उबलने लगते हैं तो उनको हम कहते हैं एजोट्रोपिक स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब ये जो है दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें जो दोनों घटक कण मिलाए गए हैं द्रव विलयन में, ए और बी मान लीजिए दो घटक कण मिलाए गए हैं, तो जिनके क्वथनांक दोनों के क्वथनांकों से नीचे होते हैं, यानी कि ए के क्वथनांक से भी कम है विलयन का क्वथनांक और बी के क्वथनांक से भी विलयन का क्वथनांक कम है, तो ऐसे विलयन तुम्हारे कहलाते हैं कौन से? न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, राइट। अब जैसे सपोज करिए एथिल अल्कोहल और जल, इनमें एक और शर्त होती है एजोट्रोपिक मिश्रणों को बनने में। एक कंडीशन और ये होती है कि इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे एथिल अल्कोहल का 95% और जल का हमने ले लिया 5% विलयन। देखिए एथिल अल्कोहल का क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब इन दोनों को जब हम गर्म करते हैं तो इस कंपोजिशन पर इन दोनों का जो विलयन बनता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्वथनांक है, जो कि सॉल्यूशन का क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक है, ये ना तो एथिल अल्कोहल के बराबर है, उससे भी कम है, और जल से भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। ऐसा कब संभव है? जब राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन हो तब ये संभव होता है। जब राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन होता है तो सीधी सी बात है कि उनके बीच
अन्य क्रियाएं कमज़ोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से वाष्पन बढ़ जाएगा और वाष्प दाब बढ़ जाएगा। विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्वथनांक कम हो जाएगा। तो ऐसे विलयन कहलाते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। और जो राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, जो राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वाष्प दाब घट जाता है, जिसकी वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऐसे को कहते हैं अधिकतम स्थिर क्वाथी एजोट्रॉपिक मिश्रण, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण या मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपी। ठीक है, जैसे देखिए HNO3 और H2O को अगर हम बात वही आती है कि कंपोजिशन कहना कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। 68% HNO3 और 32% जब H2O को मिलाया तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो मिश्रण का होता है वो 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट है 86 डिग्री सेंटीग्रेड और H2O का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों से बढ़ जाता है, दोनों से ऊपर रेस कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये राउल्ट के नियम से अत्यधिक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक वाला। ठीक है, ऋणात्मक विचलन राउल्ट के नियम से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे मिश्रणों को हम लोग कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं बच्चों? स्थिर क्वाथी मिश्रण वे होते हैं जिनमें विलयन का क्वथनांक दोनों द्रवों का एक साथ वो उबलने लगते हैं, उसको हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। वाष्प अवस्था में दोनों घटकों का क्वथनांक कैसा हो जाता है? सेम हो जाता है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन से होते हैं बच्चों? जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन एक समान होता है और वो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। ऐसे विलयनों को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, राइट? ठीक है, अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है अवाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो जैसा कि नाम से ही परिलक्षित है कि अवाष्पशील द्रव, यानी कि ऐसे द्रव जिनमें जो विलेय पदार्थ उपस्थित है वो अवाष्पशील है। तो इसमें जो वाष्प दाब होगा विलयन में वो केवल और केवल विलायक का वाष्प दाब होगा। यहाँ पर विलायक का जो वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब, उसको हम P1 मान ले रहे हैं और विलायक के मूलों को X1 मान ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि विलायक के लिए हम 1 शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं 1 और विलेय के लिए 2 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? राउल्ट के नियम के अनुसार जो विलायक का वाष्प दाब है वो विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ जाके, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएं तो राउल्ट के नियम के अनुसार P1 = P1 नॉट इंटू X1 हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विलयन में विलेय और विलायक के मूल अंशों का योग 1 के बराबर होता है। ये चीज़ हमने पिछले में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? X1 + X2 = 1। यहाँ पर हमने X1 की वैल्यू इस समीकरण से निकाली, वो आई 1 - X2। अब इसको उठा के अगर हम यहाँ पर रख दें तो P1 = P1 नॉट इंटू 1 - X2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये P1 नॉट - P1 नॉट X2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? P1 नॉट - P1 = P1 नॉट X2। तो P1 नॉट - P1 बटे P1 नॉट बराबर X2। यहाँ पर अगर हम बात करें P1 नॉट - P1 की, तो ये क्या है? ये विलायक के वाष्प दाब में अवनमन। जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी विलायक में मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में आई जो कमी है उसको हम विलायक के वाष्प दाब में अवनमन बोलेंगे। विलयन में जो विलायक का वाष्प दाब है उसके वाष्प दाब में कमी विलेय पदार्थ के मिला देने से आ जाएगी, क्योंकि विलेय पदार्थ तो वाष्पित होगा नहीं, तो वाष्प दाब में वो क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसी प्रकार से जब हम इसमें P0 का भाग लगा देते हैं, P1 नॉट का भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या सापेक्ष अवनमन। अगर हम यहाँ से अगर इसकी परिभाषा निकालें, अवाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन
उस विलयन में विलेय के मोल के प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन में विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। भाई सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पर अवाष्पशील द्रवयुक्त विलयन है, यानी कि अवाष्पशील ठोस मिलाया गया है। तो अवाष्पशील द्रवीय विलयन है तो उसका जो वाष्पदाब होगा वो केवल विलायक का वाष्पदाब विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच। अगले और नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। जय हिंद।